बिरला फाउंडेशन और विजय नेशनल सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज कविता का ये 32वां सत्र है। हम इस सीरीज के अंतर्गत लगभग 100 हिंदी कवियों का कविता पाठ करा चुके हैं। फिर हमने ये तय किया कि इसमें कुछ फेरबदल किया जाए, तो फिर एक दूसरी सीरीज जो हम इसी के अंतर्गत चला रहे हैं वो है भूले बिसरे कवियों को याद करने वाली सीरीज। तो उसमें हमने कुछ कवियों को याद किया है, मतलब श्री राम वर्मा को, कमलेश को, राजकमल चौधरी को इत्यादि को। इस बार हमने 3 कवियों और एक आलोचक से आग्रह किया है कि आप अपनी कविताएं तो सुनाते ही रहते हैं, अब जरा दूसरों की कविताएं सुनाइए। मुझे याद आता है कि त्रिलोचन जी ने कभी ये कहा था कि हम कविता लिखना सिर्फ अपने अनुभव से नहीं सीखते या करते, दूसरों के अनुभव से भी करते। उन्होंने आगे फिर ये भी कहा था कि हम अपनी कविता दूसरों की कविता पढ़कर समझकर लिखना सीखते। और हम में से हर एक ने, कुछ होंगे जो जन्मजात जीनियस होते हैं, वो किसी को नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन बाकी सब लोग जो जन्मजात नहीं हैं, अब तो जन्म के बारे में भी थोड़ा सा वो हो गया है कि हम लोग जो मतलब बायोलॉजिकल वो हैं, उनमें से अधिकांश लोग जन्मजात कवि नहीं है। दूसरों की कविताएं हमने पढ़ी और उससे लगा कि अच्छा हम भी करके होता है क्या। तो इसी न्याय से हमने अपने मित्रों से आग्रह किया है। मैं चाहूंगा कि वो सब बैठ जाएं अपनी अपनी कुर्सियों पर। एक ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे कवि अपनी कविता बहुत अच्छी ढंग से नहीं पढ़ते। इनमें से ऐसा कोई नहीं है यहाँ, लेकिन कई बार ये भी आजमाइश करके देखना चाहिए कि अगर अपनी कविता अच्छी नहीं पढ़ पाती तो दूसरों की पढ़ पाता। हर कवि जाके कविता का पाठक किसी भी कविता का चुनाव करते समय, उसको पसंद करते समय अपनी रुचि से, अपनी दृष्टि से चुनता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी आज देखने परखने को मिलेगा। देखने को ज्यादा और सुनने को ज्यादा, परखने को कम शायद। कौन है जो परखेंगे, पर बहरहाल कि कितने तरह की रुचियां हैं, कितनी तरह की दृष्टियां हैं, और उसके कारण कितने तरह की कविताएं हैं। ये समय कविता के लिए बहुत अच्छा नहीं है, वैसे तो कोई भी समय नहीं होता। कविता एक ऐसी विधा है जिसके लिए कोई स्वर्ण युग होता ही नहीं। हर युग बड़े से बड़े कवियों की अपनी पूरी परंपरा में बड़े से बड़ा कवि ये हाथ उठाकर कह रहा है कि मुझे कोई नहीं सुनता, भवभूति को नहीं सुनता था। और वो कहता था कि होगा कोई समान धर्म, क्योंकि काल निरवधि है और पृथ्वी विपुला। तो अब जब भवभूति को नहीं सुना, और ऐसे ही अब महाभारत का भी यही कहता है, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं सुनता। तो अगर हम लोग भी इससे अपना मनोबल बढ़ाए रखते हैं, कि जब इतने बड़े बड़े कवियों को, जब व्यास को नहीं सुना गया, भवभूति को नहीं सुना गया, तो आपको नहीं सुना जाता, तो इसका क्या होगा। लेकिन ये कारण नहीं है कि हम अपनी आवाज न उठाएं, और कभी कभी दूसरों की आवाज भी उठाएं। ये तुम
से कम उसको सुने। ये सब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़े अगर और लोग आते हो तो आ जाए। ऐसा अब अंदेशा नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत है और गर्मी से त्रस्त लोग भी बहुत हैं, और दिल्ली में कवि तो बहुत हैं पर कविता में रुचि लेने वाले उसी अनुपात में कम हैं। और बहरहाल जितने हैं, आप जो आए हैं उनका बहुत आभार कि आप इस सब के बावजूद आए हैं। फाउंडेशन को थोड़े भ्रम है। एक भ्रम ये है कि हमारी इतनी प्रसिद्धि है कि लोग आ जाते हैं, पर अब ये प्रसिद्धि धीरे धीरे संदेह के घेरे में आ रही है। तो जब सब कुछ संदेह के घेरे में आ रहा है तो हम ही कैसे बचेंगे संदेह के घेरे में आने से। बहरहाल अब हमारे 4 कवि हैं, इन सबके बारे में आप जानते हैं, इसलिए व्यर्थ का परिचय देना आवश्यक नहीं है। ममता कालिया मेरी हम वैसी कवित्री रही हैं, उन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा है जिसपे लिखने की हिम्मत मैंने कभी नहीं की, और वो गद्यकार भी प्रसिद्ध हैं, कथाकार भी प्रसिद्ध हैं। अपूर्वानंद आलोचक में, और इस समय हिंदी में जो सबसे मुखर प्रखर निर्भीक सार्वजनिक बुद्धिजीवी हैं उनमें से एक हैं, और उन्होंने प्रेमचंद और मुक्तिबोध की का बहुत ही नए ढंग से बड़ा दिलचस्प और पठनीय पाठ किया है। 2 पुस्तकें हैं। विष्णु नागर के बारे में मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं होता कि उनका पहला कविता संग्रह छापने का सौभाग्य मुझे मिला था, और वो पेशे से पत्रकार रहे हैं, संपादक भी रहे हैं, और इस समय जिन लोग हम लोग को यह भ्रम होता है कि नहीं कभी लोग बोल नहीं रहे हैं, लिख रहे होंगे, तो इस भ्रम को सिर्फ विष्णु नागर ही दूर करते हैं, इस अर्थ में कि वो लोग काफी तीखा व्यंग अभी भी करने की। आइए प्रयाग जी। इस बार हम कविता सुनाने की विधियों का एक प्रयोग करेंगे। और सविता सिंह कवित्री हैं, उनका नया कविता संग्रह भी आया है, वासना एक नदी का नाम है, और वो एक बुद्धिजीवी भी हैं, वो और एक क्रिएटिव थ्योरी का एक कॉलोक्वियम भी चलाती हैं, जिसमें कभी कभी वो रजा फाउंडेशन को भी शिरकत का अवसर देती है। तो ये 4 वक्ता हैं, और हम जो वहाँ क्रम लिखा हुआ है उसी से चलेंगे, यानी पहले ममता कालिया, उसके बाद सविता सिंह, उसके बाद विष्णु नागर, उसके बाद अपूर्वानंद। हर एक के पास 15 से 20 मिनट का समय होगा। अरे कुछ लोग आ रहे हैं, इतनी खराब नहीं है। तो बहरहाल ममता जी, आप वहीं से पढ़ना चाहें तो वहीं से पढ़िए, और जहाँ आके पढ़ना चाहें, और बीच बीच में थोड़ी बहुत टिप्पणी भी करते रहिए, ये बताते रहिए कि आपने कविता क्यों चुनी। अगर आपको कारण पता हो, कारण पता होना चाहिए, सामाजिक यथार्थ इत्यादि का कारण न बताइए, वो सब हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कविताओं में कोई कालक्रम मत ढूंढिएगा, क्योंकि कालक्रम केवल आलोचक बताते हैं। मैं तो रचित कविता की रसिया हूँ कि जो मुझे अच्छी लग जाती है वो जहन में रह जाती है। ऐसे तो बहुत पुराने कवियों की न जाने कितनी कविताएं जहन में है, लेकिन थोड़ा सा एक इतना विभाजन तो करते हैं कि उतनी पीछे ना जाए
कि तीर ही हमारा गायब हो जाए। तो इसलिए मैं शुरू कर रही हूँ, एट रैंडम में शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मुझे कविताएं अच्छी लगी वैसे वैसे मैंने ढूंढनी शुरू की, या जो मेरे अंदर रह गई कविताएं। पहली कविता है अनामिका की। जरूरी नहीं कि मैं कोई कविता पूरी पढ़ूं, जहाँ मुझे लगेगा कि वहां तक की कविता कहने से आपको बात पता चल गई है, बस वहां मेरे ख्याल है कि जिज्ञासा का भी अंत हो जाता है। लेडी संगीत। वे नाच रही है लगातार ढोलकों की थाप पर। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ कि नहीं मैं नहीं जानती। अलग अलग दुखों की टोकरी उठाए, लेकिन मैं ये दीवानियां नाच रही है दे दे ताली। जैसे कि क्या जाने किस धुन में लगातार नाचती है धरती। धरती की तरह मगर इनका तय नहीं है कोई ग्रह पथ। मगर हंसती हुई से एक दूसरे से बार बार टकराती। सब बोलते हैं पर कोई किसी की नहीं सुनता। शादी के घर की शायद यही एक परिभाषा। और प्रेम की, शादी की सोच में पड़ी है दुल्हन रानी। क्या प्रेम में पढ़ना खटाई में पढ़ना है अम्मा? जो मुझसे प्रेम करेगा रात दिन क्या मेरा मुंह देखेगा, या मुझको ही उसका मुंह देखना होगा टुकुर टुकुर? उसका अखबार जिससे मुंह ढककर बैठ जाएगा जब तक गुस्से में बिदकता हुआ। क्या प्रेम में पढ़ना खटाई में पढ़ना होता है अम्मा? जो मुझे प्रेम करेगा मेरी ही शान में कसीदे पढ़ेगा, या उसके भी दो दो चश्मे हो जाएंगे, एक घर का एक बाहर का। घर के लिए दोष ढूंढन चश्मा, और दूसरी औरतों की खातिर ऐनक को रंगीन आंखों से ही राल टपका देने वाली। क्या प्रेम में पढ़ना खटाई में पढ़ना होता है अम्मा? जो मुझसे प्रेम करेगा क्या मुझको ले देगा वो उड़न खटोला, या बहला फुसला कर वो मेरे बच्चे कुछ एक पंख भी खचाक नोच देगा? ढाई आखर प्रेम के, ढाई आखर ढरक रहा है मेरे जीवन में ढकिया भर। ढ ढ ढ ढाढ़स ढकोसला ढाई ढाई। ढ से ढोल ढक ढिठाई ढोक तोप ढिढोरा भी। ढक के वही तीन पात, ढोल वही गड़े में पड़ा ढमक ढम ढम ढम। तुम्हारा भी अम्मा इतना ही बस रहा जीवन, खाली घर सा ढना ढन। ढ से ढाई, ढ से ढोल ढक ढिठाई, और मूल तो ढ से ढोना ढोना सिर्फ ढोना। इसीलिए तो अम्मा दूर की ढोलकिया लगती रही मुझको सुहावन बुझावन। अगली कविता जितेंद्र श्रीवास्तव की है। आज कितने दिनों बाद तुम सोई हो निश्चिंत। इस समय रुई के फाहों से भी हल्की है तुम्हारी सांस। सोए सोए भी मुस्कुरा रही हैं तुम्हारी ये बढ़ रही आँखियां। जो मेरी देह से गया और मन तुम्हारा हल्का हुआ। दिल इस प्रमेय को कभी हल नहीं कर पाएगा कोई गणितज्ञ। अभी बहुत कुछ परे है विज्ञान और गणित से। रुको ओ मन, जरा रुको। इस पल एक जरूरी प्रार्थना कर लूं मैं अविलंब। कहीं ईर्ष्या न कर बैठे मेरा भाग्य मुझी से। हाँ, मुझे चश्मा चाहिए मुझे बैठा से। चश्मे अब तक नजदीक वाला था, अब दूर वाला हो। ये देवेश पत्सरिया की कविता है। होता ये कई बार कि एक कविता हम पढ़ते हैं और हमें कोई और कविता याद आ जाती है, इसीलिए वो कविता एक घंटी का काम करती है। छोटी सी कविता है। जीवित होते पिता तो साल 2019 में उनकी षष्ठी पूर्ति होती है। जैसे वे थे मजाकिया, हमारे संबंध शायद दोस्ताना होते। हम भाई बहन उन्हें तंग करते हुए कहते, आई साठी बुद्धि लाठी। 60 पर तो रिटायर कर देती है सरकार भी, बंद कर दे अब अपना क्लिनिक। नीलेश रघुवंशी।
अच्छे दिन, वो दिन कभी तो आएंगे जब बुरे दिन बदल जाएंगे अच्छे दिनों में। अच्छे दिनों के आते ही उड़ूंगी नहीं, नहीं तो उड़ जाएंगे अच्छे दिन भी। बहुत ज्यादा संभाल कर भी नहीं रखूंगी, वरना सूख जाएगी पेन की स्याही की तरह। अपने साथ काम पर ले जाऊंगी, वरना घर में बैठे बैठे अकड़ जाएंगे अच्छे दिन। अच्छे दिन कितने तो अच्छे होंगे कि उनकी आस में कड़वे दिन भी लगते नहीं कड़वे। हरिश्चंद्र पांडे। हिंसा अहिंसा। हिंसा ने अपना खाता पहले खोला होगा, बाद में आई होगी अहिंसा। कई हिंसाओं के बाद भाषा में भी हिंसा पहले आई होगी। यूं तो हिंसा को किसी भी शब्द की जरूरत नहीं थी। हाथ पैर दांत नाखून सब हथियार ही है, संकेतों से भी उसका काम चल जाता है। फिर भी शब्द का जामा हिंसा को ही पहनाया गया होगा पहले, उपसर्ग बाद में लगा दिया होगा अहिंसा। हिंसा काफी बड़ी है उम्र में अहिंसा से। अहिंसा साफ साफ उस तरह दिखती भी नहीं जैसे हिंसा। जैसे खून दिखता है बहता हुआ सड़क पर, या राख हो गई बस्ती दिखती है। बहुत तेज दौड़ती है हिंसा, उम्र का कोई असर नहीं उस पर। पहाड़ पठार समुद्रों की एक बार भी लांघ जाती है। अहिंसा पैदल चलती है। हिंसा एकदम चैतन्य रहती है, अद्यतन सी। उसे हर मोड़ पर नायक खड़े मिलते हैं, रिले दौड़ के धावकों की तरह, बेटन थामने को व्यग्र। अहिंसा युग पुरुषों की तरह बाट जोड़ती ही यही कहती सुनी जाती है, शब्द बदल बदल कर, ईश्वर इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हरिश्चंद्र पांडे। अणुशक्ति सिंह। दुख में भी बांधता है साथ, पीठ पर रखा हुआ एक हाथ, सफर भर की रसद मुनासिब करवा देता है। कंधे से टिका हुआ कंधा साफ कर देता है आंसू भरे आंखों की किरचियों को। पानी का एक गिलास भर देता है सूखते गले में इतना तरल कि फूट पड़े बोल, और पैरों में इतनी ताकत कि डगमगाते से ठीक पहले थिर हो जाए कदम। अंबर पांडे। ये अंबर पांडे की विशेषता ये है कि इसने शोकगीत लिखे गरुड़, और अपने मित्र शशांक पांडे के लिए शायद ये मुझे लगा कि हिंदी में पहली बार बहुत दिनों बाद एलिजी लिखी गई। इंग्लिश में तो एलिजी का एक पूरा एक तंत्र और शास्त्र रहा है, एलिजी की एक परंपरा रही है, लेकिन हिंदी में बहुत बहुत दिनों बाद मैंने इतनी एलिजीज एक साथ पढ़ी गरुड़ में। तो गरुड़ से ये एक मैंने कविता उनके लिए, पीछे जो रह गया उसके लिए तोते के शब्द है केवल, जो चला गया उसके लिए पूरे जगत का हल्ला है। उसे छोड़ रेलवे स्टेशन या शमशान लौट आओगे जब, घर बत्तियां जलाओगे, अकेले बिस्तर के किनारे बैठ भोजन पाओगे तब, बोला करेगा तोता पाला हुआ उसका चुटुर चुटुर। तुम कब जाओगे अंबर कवि, कब लगेगा तुम्हारा जहाज इस भवसागर के बंदर पर, तब तक तोता बोला करेगा चुटुर चुटुर। भरेगा तुम्हारी निशब्द रातों में उजलती अर्थ इच्छाएं। मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ, आप इसे पक्षपात भी कहें तो कह लीजिए, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो आपको कहना ही है। ये कविता आई होप कि मेरे इसमें मुझे मिल जाएगी, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें एक शब्द का उच्चारण में बड़ी देर सीखती रही कि ये शब्द जो है उच्चारण कैसे किया जाएगा। अशोक वाजपेयी।
ये कविता मैंने पहली बार पढ़ी। हो सकता है कि पहले मैंने लिखी हो, प्रकाशित हुई हो। मैं थोड़ी कविता से कई बार छिटक जाती हूँ क्योंकि गद्य मेरे ऊपर एकदम गद्दे की तरह गिर जाता है आकर, तो बहुत ज़्यादा नहीं दे पाती। लेकिन जब पढ़ती हूँ फिर लगातार कविताएं पढ़ती हूँ। मैं विलाप करता हूँ, बना नहीं पाया ऐसा घर जिसमें रहते दीदिया, काका, अम्मा, दादा, बाबा, रिबू के साथ, जिसमें कई सदियां न सही कम से कम एक सदी होती, आंगन की तरह चौड़ी खुली, जिस पर लगे कटचंदन या बकौली के नीचे सब जमा होते भोजन के लिए, जिसमें मलाई की बर्फी और लगड़े आमों के साथ कटहल का अचार, दल भजिया, भरे करेले होते, मटर पनीर छोले नान के साथ, जिसमें पर्ची में कभी मिर्ज़ापुर के पंडित जी रामचरितमानस पर प्रवचन करते और कोई लैंप के नीचे बैठा करता रहता भगते की कविताओं का हिंदी अनुवाद, जिसके भारी लकड़ी के दरवाजे सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक लगातार खुले रहते और जिसका होता न कोई चौकीदार, जहाँ एक किनारे बैठकर मैं आनंद मोहन दादा से सुनता रह सकता निराला और रामचंद्र शुक्ल के संस्मरण। एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, अनुराधा सिंह। इस कविता का दरअसल एक, हाँ, इसके पहले, इस कविता से पहले एक कविता सुनिए। ये है आशुतोष दुबे की मिस्ड कॉल। किसी ने इतना भर जता दिया कि वो कुछ कहना चाहता है, कहा कुछ नहीं, और जिसे समझना था वो सब समझ गया। ये अनकहे का कहना है, एक हस्तक्षेप है गुरिल्ला किस्म का, खटखटाकर किसी के मन की सांकल यहाँ छुप जाना है इस तरह कि याद आ जाए ये पंक्तियाँ, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कोई कंकर फेंकता है आपके स्नायु मंडल में, इस उम्मीद से कि इस कंकर से कभी एक भंवर बनेगा तो सही। इस तरह ये एक चूका हुआ मौका है जो इशारे से बुलाता है। इसके बाद अनुराधा सिंह की कविता है अंतिम मिस्ड कॉल। वो मिस्ड कॉल थी, ये अंतिम मिस्ड कॉल है। कोना फटी तेरही की चिट्ठी की तरह शोक की खबर लिए आता है, परदेसी बच्चों के पास घर से असमय आया फोन। 20 साल डरती रही, कोई कहेगा जल्दी आओ तुम्हारे पिता जा रहे हैं, जल्दी आओ तुम्हारी माँ गुजर गई है। 20 साल, हर बार 2 से अधिक मिस्ड कॉल का जवाब हथौड़ी की तरह बसते हृदय के साथ दिया। लेकिन कैसी तो अद्भुत हो गई हूँ मैं आज, कैसी निर्भय। पिता को आधा, तुम्हें पूरा खोकर माँ नहीं डराती अब कोई कोना फटी चिट्ठी, नहीं दहलाता कुछ में बजता कोई फोन। इसके बाद ये हो गई लिस्ट कुंदन सिद्धार्थ। कहीं भी जब कोई मरता है थोड़ा सा मैं भी मर जाता हूँ, कहीं भी जब कोई लेता है विदा थोड़ा सा मैं भी चला जाता हूँ उसके साथ। वो थोड़ा सा मर जाना और थोड़ा सा साथ चले जाना जीवन को दी गई मेरी श्रद्धांजलि है। इसके बाद एक कविता विवेक निराला। नागरिकता रहे न रहे, इस मुल्क की मिट्टी मेरी रहे न रहे, कि मैं बेदखल कर दिया जाऊं, कि मैं अपने होने का क्या सबूत दूं। मेरे पुरखे यहीं पैदा होकर यहीं मरे, मैं अपने पुरखों की धूल में जिंदा हूँ। पुरख मेरी अस्थियों में है, मेरे रक्त में। मैं अपने पुरखों के शब्दों में हूँ, उनके लय में हूँ, उनकी तान में हूँ, आलाप में हूँ। मैं इनको चिता की भस्म में नष्ट होता हुआ थोड़ा प्रलय में, अब मैं पुरखों के होने का क्या सबूत दूँ। जसिंटा केरकट्टा। मैं जब किसी के प्रेम में होता हूँ उसकी जाति धर्म नस्ल भूल जाता हूँ, बस इसी बात पर हर बार मारा जाता हूँ।
वाजदा खान। जीवन में बहुत कुछ होता है चुपचाप, मसलन प्यार, मसलन कैंसर, मसलन मृत्यु, मसलन जो हम नहीं सोचते वह फकत एक जिंदगी जी लेने की चाह में कितने मसलनों को न चाहते हुए भी कहना पड़ता है हमें मसलन। गणेश गनी, जो बात शुरू हुई थी, कविता तो 7वें पहर तक हो चुकी थी, बस अंतिम पंक्ति के बाद पूर्ण विराम के बारे में थोड़ी दुविधा थी। 8वां पहर आते आते ये दुविधा भी दूर हुई कि पूर्ण विराम तो बात खत्म करने की घोषणा है, जबकि कविता में तो बात अभी शुरू हुई है। सत्ता के गलियारों तक बात पहुंचेगी तो कवि मारे जाएंगे, गुमशुदा घोषित किए जाएंगे, काल कोठरी में धकेल कर जमानत वाले कानून की तालाबंदी की जाएगी। उसका सूत्रवाह के किसी दिन किसी के हाथ लगेगा, उस घड़ी एक नए कवि का जन्म होगा, जनता के पक्ष में खड़ी होने का। तुम भरने वाली झूठी सत्ता, दम भरने वाली झूठी सत्ता फिर से भयग्रस्त होगी। और अब आखिरी कविता में सुनाती हूँ। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा समय ना ले लिया हो। कृष्ण कल्पित, ये सबसे हमारे यहाँ के खुराफाती कवि हैं, लेकिन फिर भी प्रतिभा उनमें है। संक्षेप 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 संक्षेप, उन्हें हर चीज संक्षेप में चाहिए, विस्तार में जाने की फुर्सत नहीं है उनके पास। संक्षेप में समझाइए अपनी बात। बड़ी मुश्किल से 2 मिनट मिला है, इसी गवाइए नहीं आप। समझाया उनको एक मुसाहिब ने, ये कैसे संभव है, जबकि इतनी देर तो मुझे शब्द ढूंढने में लग जाएंगे। 2 मिनट में भला कोई कैसे बता सकता है इतना लंबा अत्याचार। लेकिन तब तक तो मुझे खदेड़ दिया गया था। 1 मिनट तो मुझे ठीक ठीक सांस लेने में और हुसैन की पेंटिंग देखने में लग गया। अगले मिनट मैंने अपने जीवन का सारा धीरज बटोरते हुए संक्षेप में उनसे कहा, कभी फुर्सत मिले तो आप रूस के एक मशहूर लेखक लेव तोल्स्टॉय के उपन्यास अन्ना कैरेनिना को पढ़ने की जहमत उठाइएगा। मैंने बहुत कोशिश की आप तक उसका संक्षेप पहुंचाने की, लेकिन हर बार बाहर रह जाता था वो एक चुंबन या फिर अंधेरा। मैं भी यहीं से पढ़ दूं। तो मैंने पहले तो मैं ये बताऊं, अज़ा फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनोवेशन महत्वपूर्ण है। घिसी पिटी चीज़ें लगातार एक ही तरह के काम करना वो तो होती ही है, लेकिन कविता कभी मनुष्य को उबरने नहीं देती। ये मेरा अपना अनुभव है, शायद इसीलिए वो अभी तक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आज मैंने जिन कवियों को चुना है उनको मैं पढ़ती रही हूँ, कुछ लिखने का भी कुछ यत्न करती रही हूँ। बहुत कुछ चलता रहता है जब आप पढ़ रहे होते हैं। लिखने से बहुत ही अलग अनुभव है किसी को पढ़ने का। उसमें जो तन्मयता होती है वो लिखने वाली जो क्षिप्तता होती है उससे बहुत अलग चीज़ है। किसी अच्छे कवि को पढ़ते हुए आप वाकई आनंद को महसूस कर सकते हैं अगर कभी आपको ऐसा लगे। दूसरी बात, मैं क्योंकि बीच में मैं बोलना नहीं चाहती, मैं कविताएं पढ़ूंगी, इसलिए पहले ही बता देती हूँ। मैंने ऐसी कविताएं चुनी हैं और जिनको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। जब हम कविता को बहुत ही क्रिएटिव ढंग से अपने समय में लिख रहे होते हैं तो हम कभी भी ठोस ढंग से यथार्थवादी होकर नहीं लिख सकते। और जिनको हम प्रगतिशील कवि भी कहते हैं उनके यहाँ भी आपको चौंकाने वाली मैजिक जैसी कोई सिचुएशन लग सकती है, यानी कि सौंदर्य अचानक घटित हो सकता है, उसको पाने का कोई जरिया नहीं होता, कोई प्रोसेस नहीं होता। तो कुछ ऐसी भी कविताएं हैं। दूसरी बात कि हमारे बड़े कवियों ने मुक्तिबोध को बहुत सारे लोग तरह तरह से पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ। वो जो कुछ भी देखते हैं उसके बाहर भीतर अगल बगल भी जाते हैं, यानी कि वो अपना ही ऑब्जेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी, मैंने भी कुछ ऐसी कविताएं लिखी हैं जैसे अपने को आप खुद देख रहे हैं
और वो उस वक्त जो आप लिखते हैं वो कविता बहुत ही विशेष होती है। तो वैसे भी एक कविता है। इधर मैंने प्रतिरोध का असली स्वर समकालीन हिंदी कविता करके एक संकलन किया, जिसमें नई कविताओं को मैंने शामिल किया है जिनके यहाँ प्रतिरोध का कर्कश आवाज नहीं है, प्रतिरोध का सौंदर्य है। तो उसमें से भी मैं कुछ कविताएं पढ़ना चाहूँगी और बताऊँगी कि किस तरह से कविता हमारे हक का विस्तार करती है। इस क्षेत्र में कोई भी आ सकता है जो संवेदनशील हो और उसमें प्रतिभा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आदिवासी हैं या दलित हैं या आप सवर्ण हैं। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम सब मिलते हैं और हमारी जो विभिन्नता है वही वो स्थल होता है जहाँ हम मिलते हैं, जहाँ कविता नई कविता संभव हो रही है। इसको सिद्धांत के अपने इंटरसेक्शनलिटी कहते हैं वो जाने करके। तो इस तरह की कुछ चीज़ें एक मैजिकल मोमेंट की तरह हैं जो हैं बचने जा रही हैं सामने। हमारे बहुत प्रिय कवि हैं कुंवर नारायण, और कुंवर जी से मेरी बहुत आत्मीयता रही है। उनका बहुत कुछ मैंने पढ़ा है। मैंने अशोक जी को भी बहुत पढ़ा है। अशोक जी ने मुझे मना कर दिया कि आप मेरी कोई कविता नहीं पढ़ी, इसलिए मैं नहीं पढ़ी। वैसे मैं बता दूं कि अशोक जी के पास कविता पर जो कविताएं हैं वो बहुत विशिष्ट हैं, और खास करके अभिमन्यु में लिखी गई जो कविताएं हैं जिसमें एक सेंस है कॉलोनाइज होने का। ये भी कविता का बहुत बड़ा मसला है कि हमारी बुद्धि, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति कैसे दूसरों का खाद बन जाती है और हम देखते रहते हैं फल फूल पत्ते सब, और हमारी हिस्सेदारी कुछ समझ में नहीं आती, बहुत कष्ट होता है। वो कविताएं मुझे बहुत पसंद है। इनकी प्रेम कविताओं पर मैं ज़्यादा तड़पती रहती हूँ कि इनको कैसे मैं ज़रा क्या करूँ, इनका कैसे ठीक करूँ। मेरा ठीक है खुद ही करेंगे। वो एक कविता है आधी रात। ये कथ्य और शिल्प दोनों के हिसाब से एक बहुत अच्छी कविता है। पढ़ने का एक उसका सुख होता है, तो पैदा कर सकते हैं कविता। आधी रात। आधी रात अपने घर में घुस रहा हूँ चोर की तरह। दरवाजे अंदर से बंद नहीं है, अंदर मैं बेखबर सो रहा हूँ। मेरे साथ मेरा पूरा घर बेखबर है। मैं अपने सिरहाने खड़ा हूँ, अपने को सोते हुए देख रहा हूँ। गौर से अपने को देख रहा हूँ, फिर उन सबको देख रहा हूँ जो मेरा कहा जाता है, जिसे और जिन्हें मेरे बाद भी मेरा कहा जाता रहेगा। मैं अपने बाद अपने को देख रहा हूँ। मैं अपने बाद उस सब को देख रहा हूँ जिसके लिए चोरों की तरह आधी रात मैं अपने ही घर में घुसा हूँ। मैं अचानक जाग गया हूँ। मेरे सिरहाने कोई खड़ा है। आधी रात पर कौन हो सकता है? चोर तो नहीं, मैं तो नहीं जो कल शाम घर से निकल गया था, अब शायद घर लौटा। तुम कौन हो भाई? मैं पूछना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो। नहीं, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, अपने घर में अपनों के साथ। तुम सपना देख रहे हो, तुम सो रहे हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारे लोग नहीं हैं। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं विरोध करता हूँ, नहीं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम्हें चलना होगा। मुझे मालूम हो गया है कि मैं क्या चुराने अपने घर में घुसा था। आधी रात गए। वो मेरे साथ चल रहा है, वो धीरे धीरे कुछ सोचता हुआ चल रहा है। तुम इसी तरह मेरे साथ चुपचाप चलते रहो तो छुरे का आतंक हटा लो। और मैंने हम दोनों के बीच से मौत की धमकी हटा ली। हम कहाँ जा रहे हैं तुम्हें जल्दी मालूम हो जाएगा। क्या मेरी हत्या होगी? तुम पर निर्भर है। कैसे? तुम चाहो तो मुझे मारकर अपने घर लौट जाओ, मैं विरोध नहीं करूंगा। पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैं किसी को नहीं मारना चाहता। तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें मारूं? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, एक मौका दे रहा हूँ।
मुझे मार कर खुद को बचा लो। मैं तुम्हारा जानी दुश्मन हूँ और जानी दोस्त भी, पर मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। अपने दूसरे सेल्फ के बारे में बात करें, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे गौर से देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता हूँ, तुम्हारे दुश्मन की तरह नहीं। इसलिए तुम हमेशा धोखे में रहोगे कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और धोखे से मारे जाओगे। अपने को बचाना चाहते हो तो अपने हम शक्लों से सावधान रहना। अगर मैं तुम्हें मारने से इनकार करूँ तो मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी जगह तुम्हारे घर लौट जाऊंगा। वे मुझे पहचानेंगे नहीं, समझेंगे तुम ही हो। मैं उनके बीच छुप जाऊंगा। आधी रात अपने घर में घुस रहा हूँ चोर की तरह। मैं नहीं जानता कि मैं हत्यारा हूँ या मेरी हत्या हुई है। जब भी आईने के सामने पड़ता हूँ चौंक जाता हूँ। मेरी सूरत कभी एक से तो कभी दूसरे से मिलती है। एक कविता अरुण कंवल जी की पढ़ रही हूँ, खास करके इसी जमीन की कविता है। जो मैंने कहा कि सौंदर्य कविता में अचानक घटित हो सकता है, कवि का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप सोचते रहते हैं कि हम सौंदर्य की रचना करें, हठात आ सकता है, या आप देखते भी नहीं और गुजर भी जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप खाली खाली महसूस करते हैं। पूरी कविता लिखने के बाद भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे साथ भी कई बार। उस रात एक आवारा कुत्ते की आत्मकथा। सबसे अलग रह रहा था। घूरों पर दाना ढूंढता हुआ जहाँ कोई नहीं था। किसी कोटे किसी ठेले के नीचे सो जाता। कभी चांदनी रात में अपनी परछाई पर चलता। मालती की गंध की रस्सी पकड़े वहां तक, उस चार दीवारी तक जिसके अंदर थी वह गंध। फिर ठिठक ताकता ऊपर, शीत में रोएं भीगते, पूरा बदन हवा में ऐंठता एक खोखली हुक सा। बिल्कुल आवारा कुत्ते का जीवन जी रहा था मैं। उन दिनों एक औरत जानवरों से अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध थी और मैं एक सलोनी को दूर से देखता रहता। छोटी सी तेज गंध मुझे चीरती। उसे आते देख हानि का भार मासूम कर दूर हट जाता। फिर उसके पीछे पीछे चला जाता, हवा को सूखता। तभी उस रात जब चंद्रमा आकाश में धंस चुका था, ऐसे खुद उसका बाहर था। एक गाड़ी आकर रुकी और कोई बाहर कूदा और गोली चलाई। यही हुक्म था सरकार का, आवारा पागल कुत्तों के कत्लेआम का। मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? अगर भूख ना होती और सड़े मांस का लोदा, तो कभी कोई पागल न होता। बस पेट भर जाए और गर्मी में नम और जाड़े में गर्म राख या चांद और वह छुरी। फिर किस लिए सारा प्रपंच जाल? तभी नीलगायों का झुंड पूस की रात में घने कोहरे के पीछे से आता सुन। एक बार मेरा शरीर जैसे तड़का और मैं अब मैदान से बाहर हो रहा था। भर रही थी धान के खेतों में नीलगायें और मैं आखिरी बार घूमना चाहता था उस रात। और मैं गगनगिल की कविता पढ़ना चाहती हूँ। उसकी बहुत अलग ढंग से लिखती हैं। उनकी याद में लाखों वर्षों के संबंध जीवित हो जाते हैं और ज्यादातर वो अपनी माँओं के साथ जो उनका संबंध होता है उससे अपनी सभ्यता को समझना चाहते हैं। गगनगिल मेरे लिए वैसी ही एक कवित्री है जो अपने को तो स्त्रीवादी नहीं कहती, लेकिन इनकी कविताओं के जरिए आप स्त्री को जान सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इसमें एक सच्चाई है और एक ऐसी गलत भी कि जो बातें कह दी जाएं वो कह दी जाएं। कविता उसके लिए माकूल है। तो पहली कविता है इस संग्रह का गगनगिल, मैं जब तक आई बाहर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है। गगनगिल पर मैं एक रीडर तैयार कर रही हूँ। मैं पहली बार पब्लिकली अनाउंस कर रही हूँ, जिसमें एक बड़ा हिस्सा मेरे लेख का ही है, जिसमें मैं बताती हूँ कि स्त्री कवि क्या लिख सकती है, क्या लिखती है और उसका पाठ कैसे होना चाहिए।
उसके लिए एक स्त्री संवेदना चाहिए ही चाहिए। ये कोई संकुचित करने वाली बात नहीं है। पुरुष में भी स्त्री संवेदना हो सकती है, मैं नहीं माना करती। भले वो उसको छुपा के पर्दों में दबा के रखते हैं, लेकिन होती है, पुरुष भी होते हैं, वो भी संवेदना के मारे हुए लोग होते हैं। तो एनीवे, उनकी कविता है, तुम सुई से निकलती हो। इसमें सब कुछ नया है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही फ्रेश कविता है। इसका सुंदर अद्भुत है। तुम सुई से निकलती हो, मैं धागे से मां। तुम सुई से निकलती हो, मैं धागे से मां। कभी सुई से मैं, धागे से तुम। कौन सी बखिया मां हम सिले जा रही हैं सदियों से। कौन सा यह टाका पूरा होने को जो आता नहीं। कब उतारेंगे सितारे मैली अपनी चादर पर। खिलेगा कोई फूल अपनी इस फुलवारी पर। कब उड़ेंगी हम चांद और पंछी। खोलेंगे कब लिखन छिपाई। बीत गए दिन माँ, बीत गए बरस सब। न खत्म होने को ये तुरपाई माँ, न धागा न कहीं छोर इस चादर का। इतनी लंबी ये सुई कभी उंगली में तुम्हारी, कभी नाखून में मेरे। छेद में से तुम निकलती हो जैसे ईश्वर के द्वार से। तुम्हारे पीछे पीछे मैं, तुम्हारा चिथड़ा। एक मिनट और कविता में पढ़ देना चाहते हैं अगर आप लोगों को। कुछ देर बुझ जाऊंगा, कुछ देर बुझ जाऊंगा, तो साफ दिखे रात और चांद। अजीब का अपना पा यहाँ पे। तो साफ दिखे रात और चांद, साफ दिखे तारे आसमान में। आकाश गंगाएं जाती हुई माएं। किसी ओर खो जाऊं कुछ देर माँ, थम जाए भीतर दरकती हुई धरती। चल पड़े रुका आकाश में पंछी। जान ले शिशु बैठा बीच सड़क पर। भूख है यह दुनिया, यह ठंड, यह मरी हुई माँ। कुछ देर सरक जाऊँ माँ अंधेरे में। बड़े बोलूं थोड़ा भट के भीतर। कोशिश कर देखो बन जाए कहीं जो मजबूत एक कागर। रख लूं एक बात दिन छलकाए अपने भीतर। न कहीं तुमने जो कभी न मैंने। देख लूं पार होती है कि नहीं तिलकन या गहरी खट जैसे। कुछ देर बुझ जाऊंगा। कितना टाइम है हमारे पास? 5 मिनट की क्या पढ़ सकते हैं? मेरी एक बहुत ये कविता है, उसकी कविता पढ़ती हूँ। वंदना टेटे। वैसे अभी जो आदिवासी स्त्रियाँ लड़कियाँ लिख रही हैं, मेरी बहुत गहरी रुचि है उनके लेखन में। मुझे कुछ नया मिलता है हर बार, नई संवेदना, नए वो एक संसार नया है जो कि बहुत पुराना है, हमारे लिए नया है। क्योंकि फिर से वही हम भी कम उपनिवेशवादी थोड़ी रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा दोष और पाप भी है, लेकिन मैं पाप का प्रायश्चित करने के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, सचमुच कुछ सीखने के लिए, कुछ अपने अंदर बदलने के लिए। तो ये जो किताब मैंने की, इसमें कई आदिवासी पोएट्स हैं, इसमें जसिंता भी हैं, इसमें पहली बार ठीक से क्योंकि 10 कविताएं हैं इसकी वंदना टेटे की इसमें, और एक से इतना बार। तो इसके पास एक दुख में जैसे कुछ दुख में हंसना जैसे कह सकते हैं, दुख को ही एक फॉर्मूला बनाना जिसके जरिए आप मार्ग से मार्ग बात कह सकें। तो एक कविता है, ये ढेचुआ आदिवासी लोग कहाँ जाएं। ये कविता
हम सबों के लिए है कि रात में जब बारिश हो रही है और लोग अपने जंगलों में किसी तरह से सुरक्षित उनका हैबिटेट है वो, तब आप हमसे घर खाली करवा रहे हैं क्योंकि आपको जमीन के नीचे की चीजें चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? उसी पर दीची ने जब कहा ले जाओ मेरी हड्डियां और असुरों को समूल नाश कर दो, तब बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग पाशचीखा, बीच का रास्ता नहीं होता, बीच का रास्ता नहीं होता। एक महात्मा ने कहा वैष्णव जन तो तेरे कहिए ये पीर पढ़ाई जाने दे। बाबा साहब बोले बुद्धं शरणं गच्छामि। राष्ट्रपति ने देशवासियों को बधाई दी। आसुरी शक्तियों पर विजय का पर्व है नवरात्र, और इन दिनों जब गूगल मोगली पर फिदा है, न्यायपालिका कह रही है आदिवासियों को जंगल छोड़ना होगा, तो भी बारिश करता है। तो ऐ भिजुआ, बारिश में आदिवासी कहाँ होंगे? इस पर लोकतंत्र चुप है। तो ऐ नैना, सवाल यह भी है कि कौन फिर से गा रहा है वही पुराना गीत, वही पुरखा गीत, अबुआ विश्वम अबुआ राइज। ऐ दीदी, ऐ दादा, हम सब ही तो गा रहे हैं जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। हम सब भी तो गा रहे हैं, हाँ हम सब भी तो गा रहे हैं। ये कविता मैं पढ़ना चाहती हूँ रुचि भल्ला की। इस कवि को मैंने सचमुच इसको पाके मैं बहुत पसंद हूँ। हमारी बहुत सारी पसंदीदा कविताएं यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन कविता भी नहीं पढ़ रही हूँ। ये मैं इस किताब से पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने इनको चुना है। इसमें शहरों के नाम, गलियों के नाम, नुक्कड़ों के नाम जिस तरह से बदल दिए जा रहे हैं, वही काफी है कहने के लिए कि हम एक तानाशाही समय में जी रहे हैं। क्योंकि जगहों के नाम यूं ही नहीं रखे जाते या यूं ही नहीं होते। वहाँ पे जो लोग जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, प्रेम करते हैं, सब आप मिटा देते हैं। कि आपकी याद से चीजों को हटाना बहुत बड़ी हिंसा है। तो रुचि ने इस तरह कविताएं लिखी हैं, उसमें से एक कविता मैं पढ़ना चाहती हूँ। करेला बाग से शाहीन बाग तक। कलयुगी चांद से पूछा मैंने कब आएंगे अच्छे दिन तुम्हारे। चांद ने हंसकर कहा मुझसे दो रात की बात करो। सूरज से भी दोहराया मैंने यही सवाल। सतयुग से नहीं पूछ सकी वो कि मैं कलयुग ही देखा। त्रेता युग का राम देखने की अभिलाषा नहीं रही मेरी। द्वापर के कृष्ण को भी आवाज नहीं दी कभी। अनादि शिव पर भरोसा जरूर किया। शिव ईश्वर होते हैं तो कोई और बात होती है। शिव जपने का एक नाम रहा। नाम जपने पर मैं भरोसा करती रही। भरोसा मुझे प्रधान सेवक की बात पर भी नहीं था, जिसने जनता से कहा आएंगे अच्छे दिन तुम्हारे। वह लोकतांत्रिक होता तो बात कुछ और होती। प्रयागराज की ताजपोशी इलाहाबाद की गलती पर न होती। फिर भी कहूंगी शुक्र है वह ईश्वर बना, जनता बनी भक्त उसकी। यशोप्र तारे का कमाल था कि डूबते तारे की भक्ति नहीं जाना हिंदुस्तान में एक बाग शाहीन बाग भी है। नहीं तो करेला बाग की यह लड़की इलाहाबाद के चक्कर में क्यों पड़ती। लखनऊ की गाड़ी रामबाग से छूट जाती मेरी। कलयुग में वह ईश्वर न होता, शाहीन बाग की ईंट न खड़ी होती। शाहीन बाग रह जाता शाहीन बाग हो जाने से एक ख्वाब की हकीकत। अगर मेरे पास और टाइम है तो मैं शुभा नहीं है शुभा जी कविता आदमखोर आप तो जरूर पढ़िएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने विदेशी कविताओं का एक
चयन किया है, जो कि जिसका क्या विभिन्न कवियों ने हमारे अनुवाद किया है। तो पहली कविता है बेस्ट की, ब्रेक कई तरह से उच्चारण किया जाता है। उनकी एक कविता है मैं सिकंदर को बुरा नहीं कहता, इसका अनुवाद असद जैदी ने किया। मैंने सुना तैमूर ने दुनिया को जीतने की तकलीफ की, ये मेरी समझ से परे है। कुछ घूंट शराब पीकर वो आसानी से दुनिया को भूल सकता था। मैं सिकंदर को बुरा नहीं कहता, लेकिन मैंने ऐसे मामूली लोग देखे हैं जो सिर्फ इस बात के लिए आदर के पात्र हैं कि भयानक हालात में उन्होंने जीवित रहने का कमाल कर दिखाया। महान पुरुष बेजा मशक्कत करते रहते हैं। इससे यही साबित होता है कि इन अभावों को नहीं आया अपने बूते जीना, बीड़ी सिगरेट शराब इत्यादि पीना, और इनके लीचड़पन का यह हाल था कि एक भली औरत के संग चैन से बैठ नहीं सकते थे। ये अर्नेस्टो कार्डिनाल की कविता है, इसका अनुवाद नीलाभ ने किया है और काफ़ी प्रसिद्ध कविता है, लेकिन आज के वातावरण माहौल में बहुत जरूरी लगती है। सोमोजा स्टेडियम में सोमोजा की प्रतिमा का अनावरण, सोमोजा स्टेडियम में सोमोजा की प्रतिमा का अनावरण करता है। ऐसा नहीं है कि मैं यकीन करता हूं कि लोगों ने यह प्रतिमा मेरे सम्मान में बनाई है। तुम्हारी तरह मुझे भी मालूम है कि मैंने इसे बनाने का आदेश दिया। न मैं इससे अमरता की उम्मीद करता हूं। मैं जानता हूं कि लोग एक दिन से नष्ट कर देंगे। न मैंने जीते जी अपना वह स्मारक बनाने की कोशिश की जो तुम मेरे मरने के बाद नहीं बनाओगे, बल्कि मैंने इसे बनवाया ये जानते हुए कि तुम इससे नफरत करते हो। ये है तादीश रुदेविच की कविता। प्यारे आदमखोरों, मत खींचो शादी पर जो रेल के डिब्बे में महज बैठने की जगह मांगता है। कृपया इस बात को समझो कि दूसरे लोगों के भी दो टांगे और चूतड़ होते हैं। प्यारे आदमखोरों, एक सेकंड रुको, कमजोरों को रोंदो मत पीसो अपने दांत। कृपया इस बात को समझो कि बहुत से लोग यहाँ हैं और भी बहुत से आएंगे। थोड़ा उधर सरको, जगह दो। प्यारे आदमखोरों, मत खरीद डालो तमाम मोमबत्तियां, तमाम जूतों के तस्मे, तमाम नूडल्स। पीठ फेर मत रटते रहो मैं, मुझे, मेरा, मेरे लिए, मेरा अमाशय, मेरे बाल, मेरा गल्ला, मेरा पाजामा, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरी राय। प्यारे आदमखोरों, बेहतर हो हम एक दूसरे को चबा न जाएं, ठीक ना? क्योंकि निश्चय ही हमारा पुनरुत्थान नहीं होने जा रहा है। ये विस्ताव शिम्बोर्स्का की कविता है नफरत। देखो तो अब भी कितनी चुस्त दुरुस्त और पुरअसर है हमारी सदी की नफरत। किस आसानी से चूर चूर कर देती है बड़ी से बड़ी रुकावटों को, किस फूर्ति से झपट कर हमें दबोच लेती है। यह दूसरे के जज्बों से कितनी अलग है, एक साथ ही बूढ़ी भी और जवान भी। यह खुद उन कारणों को जन्म देती है जिनसे पैदा हुई थी। अगर यह सोती भी है तो हमेशा के लिए नहीं। निद्राहीन रातें भी इसे थकाती नहीं, बल्कि और तरोताजा कर जाती हैं। यह मजहब हो या वह जो भी इसे जगह दे, यह देश हो या वह जो भी इसे उठा दे, इंसाफ भी तभी तक अपनी राह चलता है जब तक नफरत इसकी दिशा नहीं बदल देती। आपने देखा है इसका चेहरा, अमुन्माद की विकृत मुद्राओं वाला चेहरा। ओह, दूसरे जज्बात इसके सामने कितने कमजोर और मिमियाते हुए नजर आते हैं। क्या भाईचारे के नाम पर भी किसी ने भीड़ जुटाई है?
क्या करुणा से भी कोई काम पूरा हुआ है? क्या संदेह कभी किसी फसाद की जड़ बन सका है? यह ताकत सिर्फ नफरत में है, और इसकी परिभाषा, इसकी लगन, इसकी मेहनत। कौन भुला सकता है वे गीत जो इसने रचे, वे प्रश्न जो सिर्फ इसकी वजह से इतिहास में जुड़े, वे लाशें जिनसे पटे पड़े हैं हमारे शहर, चौराहे और मैदान। मानना ही होगा, यह सौंदर्य के नए नए आविष्कार कर सकती है। इसकी अपनी सौंदर्य दृष्टि है। आकाश के बीच फूटते हुए बमों की लाली किस सूर्योदय से कम है, और फिर खंडहरों के भव्य करुणा जिनके बीच किसी फूहड़ मजाक की तरह खड़ा हुआ विजय स्तंभ। नफरत में समाहित हैं जाने कितने विरोधाभास। विस्फोट के धमाके के बाद मौत की खामोशी, बर्फीले मैदानों पर छितराया हुआ लाल खून। इसके बावजूद कभी यह दूर नहीं जाती अपने मूल स्वर से। खून से सने शिकार पर झुके जल्लाद से यह हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहती है। भले ही कभी कुछ देर हो जाए, पर आती जरूर है। लोग कहते हैं नफरत अंधी होती है। अंधी और नफरत, इसके पास तो जनाब बाज की नजर है, निर्निमेष देखती हुई भविष्य के आर पार जो कोई देख सकता है तो सिर्फ नफरत। ये मिरोस्लाव होलुक की कविता है। तुम कवि हो? जी हूँ, जी मैं हूँ। ये तुमने कैसे जाना? मैंने एक कविता लिखी है। जब तुमने कविता लिखी स्पष्ट है कि तुम कवि थे, किंतु अब किसी रोज मैं एक और कविता लिखूंगा, तब तुम फिर एक कवि होंगे। किंतु तुम कैसे जानोगे कि सचमुच कविता ही है? अगर वह हूबहू पिछली कविता जैसी होगी तब तय है कि वह कविता नहीं होगी। कोई कविता सिर्फ एक बार वजूद में आती है, और यह तुम पर नहीं बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि परिस्थितियां वही होंगी। अगर तुम्हारा मानना है तो तुम कभी कभी नहीं थे और कभी कभी होंगे नहीं। तब फिर व्यर्थ में क्यों सोचते हो कि तुम कवि हो? हाँ, यह तो मैं सचमुच नहीं जानता था। ये अन्ना सुर की कविता है। वे तीसरी मंजिल से कूदे नहीं। ये दूसरे महायुद्ध के समय के प्रसंग में कविता है, वार्सा। उन्होंने थिएटर स्क्वायर पर रात को बम फेंका। थिएटर स्क्वायर पर पिता का वर्कशॉप है। सारे बनाए चित्र, 40 वर्षों की मेहनत। दूसरी सुबह पिता गए थिएटर स्क्वायर पर। उन्होंने देखा कि उनकी वर्कशॉप की छत नहीं, दीवारें नहीं है फर्श। पिता ने तीसरी मंजिल से छलांग नहीं लगाई। पिता ने एक बार फिर से शुरू किया। ये ज़िग्नेव हेर्बर्ट की कविता है। और चीजें, बेजान चीजें हमेशा सही होती हैं, और दुर्भाग्य से इसलिए उनसे कभी किसी बात की शिकायत नहीं की जा सकती। बेजान चीजें हमेशा सही होती हैं, और दुर्भाग्य से इसलिए उनसे कभी किसी बात की शिकायत नहीं की जा सकती। मैंने भी कभी एक कुर्सी को एक पांव से दूसरे पांव के बल आराम करते नहीं देखा, या एक पलंग के सिरहाने को अपने पायताने पर खड़े होते। और मेज जब वह बहुत थकी होती है तब भी हिम्मत नहीं करते कि अपने घुटने मोड़ ले। मुझे लगता है चीजें ऐसा सबक सिखाने के लिए करती हैं ताकि हमें हमारी निरंतर अस्थिरता के लिए धिक्कार सके। ये मिलोश की कविता है और अशोक जी और रेनाता चेकोस्लोवाकिया का अनुवाद है। अगर नहीं है कोई ईश्वर तो मनुष्य को हर चीज की अनुमति नहीं है। वह स्वयं अपने भाई का प्रहरी है। उसे अनुमति नहीं है अपने भाई को दुखी करने की, यह बताकर
कि कोई ईश्वर नहीं है। ये यानिस रिसोस की कविता है औरतें। ये मंगलेश डबरा का अनुवाद है। औरतें बहुत दूर हैं, उनकी चादरों से शुभ रात्रि की महक आती है। वे ब्रेड लाकर मेज पर रख देती हैं ताकि हमें यह न लगे कि वे अनुपस्थित हैं। तब हमें यह महसूस होता है कि यह हमारी गलती थी। हम कुर्सी से उठते हैं और कहते हैं, आज तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, या तुम रहने दो, बत्ती मैं जला दूंगा। जब हम माचिस जलाते हैं तो आहिस्ता से मुड़ती है और एक अनिर्वचनीय एकाग्रता के साथ रसोई घर की तरफ जाती है। उसकी पीठ बेहद उदास पहाड़ी है, कई मृतकों से लदी हुई। परिवार के मृतक, उसके मृतक, तुम्हारी खुद की मृत्यु। तुम पुराने लकड़ी के फर्श पर उसके चरमराते कदमों को सुनते हो। तुम अलमारियों में तश्तरियों का रोना सुनते हो। फिर तुम उस ट्रेन की आवाज़ सुनते हो जो मोर्चे की ओर फौजियों को ले जाती है। ये अलेक्जेंडर ब्लॉक की कविता है, बरियाम सिंह का अनुवाद है। ऐसे भी होते हैं क्षण जब हमें चिंतित नहीं करते जीवन के भयानक झंझावात। जब कंधों पर हमारे रख देता है कोई हाथ, झांकने लगता है निष्कलुष हमारी आंखों में। तत्काल डूब जाते हैं दैनिक जीवन के झंझट, जैसे कहीं अथाह गहराइयों में धीरे धीरे गौहर के ऊपर इंद्रधनुष की तरह उठने लगता है मौन। एक युवा और धीमी से लय छूने लगती है दबे हुए से मौन में, वीणा की तरह कसे हृदय के जीवन द्वारा सुलाए एक एक तार। ये एरी स्ट्रीट की कविता है, कदम। उज्ज्वल भट्टाचार्य का अनुवाद है। आलसियों को जिभा किया जाएगा, दुनिया मेहनती बनेगी। बदसूरतों को जिभा किया जाएगा, दुनिया खूबसूरत बनेगी। बेवकूफों को जिभा किया जाएगा, दुनिया समझदार बनेगी। बीमारों को जिभा किया जाएगा, दुनिया तंदुरुस्त बनेगी। मायूसों को जिभा किया जाएगा, दुनिया खुशदिल बनेगी। बूढ़ों को जिभा किया जाएगा, दुनिया नौजवान बनेगी। दुश्मनों को जिभा किया जाएगा, दुनिया दोस्ताना बनेगी। बदमाशों को जिभा किया जाएगा, दुनिया नेक बनेगी। ये हांस मैग्नस एंसेल्सबर्ग की कविता है। इसका अनुवाद सुरेश सलील ने किया था। जो लागू न हो उसे हटा दो। जो चीज़ तुम्हारी आवाज़ को इतनी मुर्दार बनाती है, इतना पतला और महीन, वह तुम्हारा डर है कि कोई गलत बात ना कह जाओ, या हर दम वही बात, या जो सभी कहते हैं वही न कह जाओ, या कोई गैर जरूरी बात न कह जाओ, या कोई बहुत चुभने वाली बात, या कोई ऐसी बात जिसका गलत मतलब निकाला जा सकता है, या जिससे गलत लोगों को खुशी हो, या कोई प्रतिक्रियावादी, या कोई दुर्भावनापूर्ण, या कोई अहमकाना, या कोई दकियानुसी, या कोई बासी। तुम इससे उबे नहीं, महज डर की वजह से, महज कोई गलत बात कह जाने के डर से, डरे होने की वजह से हर दम गलत बात कहे जा रहे हो। और ये वियतनामी कविता है तोहू की। इस कविता का नाम शीर्षक है लोरी, और इसका अनुवाद पीयूष दहिया ने किया। मधुमक्खी जो बनाती है शहद, प्यार करती है फूलों को। मछली जो तैरती है, प्यार करती है पानी को। पंछी जो गाता है, प्यार करता है आकाश को। इंसान जो जीना चाहता है, हे मेरे बच्चे, उसे जरूर करना चाहिए अपने साथियों और भाइयों से प्यार। एक तारा आकाश को जगमग नहीं कर सकता। एक ढेरी पके चावल
पूरी फसल नहीं बना सकते। एक आदमी हर हाल में दुनिया नहीं है, एक बूझते अंगारे से ज़्यादा नहीं है। पहाड़ पृथ्वी पर बना है, अगर यह धरती की दीनता को ठुकरा दे कहाँ बैठेगा यह। गहरा समुद्र पी जाता है हर नदी सोता, अगर यह ठुकरा दे छोटे नदी सोतों को वहाँ पानी नहीं बचेगा। बूढ़ा बांस प्यार करता है कोपल को, कोमलता से दिनों दिन जब तुम सयाने हो बड़े ज़्यादा पिता से तुम लोग गोल धरती अपनी बाहों में। और एक दो कविता और हैं। एक लेबनानी कविता है जुमाना हत्तार की। क्या कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि मैं क्या कहती हूँ जब मैं खामोश होती हूँ? मैं किसे देख रही होती हूँ जब मैं अपनी आंखें बंद किए होती हूँ? मैं कब और कैसे आपे से बाहर कर दी जाती हूँ और होती हूँ? कोई नहीं जानता मैं किस वक्त भूखी हूँ, कब मैं एक सफ़र के लिए निकली हूँ, कब मैं कदम बढ़ा रही हूँ और कब मैं गुम हूँ। और कोई नहीं जानता मेरा जाना दरअसल वापसी है, और मेरी वापसी तटस्थता है कि मेरी कमज़ोरी एक मुखौटा है और मेरी ताकत एक मुखौटा है, और जो आ रहा है वह एक तूफान है। वे सोचते हैं उन्हें सब मालूम है, तो मैं उन्हें ऐसा करने देती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ। उन्होंने मुझे पिंजरे में डाल दिया जिससे मेरी आज़ादी उनके लिए एक तोहफा हो जाए, और यह कि मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनके फरमान मानने चाहिए। पर मैं उनके सामने आज़ाद हूँ, उनके बाद, उनके साथ, उनके बगैर भी आज़ाद हूँ। मैं अपनी हार में, अपनी उत्पीड़न में आज़ाद हूँ। मेरी जेल वही होगी जिसे मैं चाहूँगी। हाँ, जेल की चाबी उनकी ज़ुबान हो सकती है, लेकिन उनकी जीभ मेरी इच्छा की उंगलियों के चारों ओर मुड़ी हुई हैं और वे मेरी इच्छा पर कभी फरमान नहीं सुना सकते। मैं एक औरत हूँ। वे सोचते हैं कि मेरी आज़ादी के मालिक हैं, तो मैं उन्हें ऐसा करने देती हूँ और मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ये इनकी कविताएँ साबिर हक्का हैं, जो ईरानी के मजदूर अभी भी मजदूरी करते हैं। उनकी दो छोटी छोटी कविताएं जिनका गीत चतुर्वेदी ने अनुवाद किया। शहतूत। क्या आपने कभी शहतूत देखा है? जहां गिरता है उतनी जमीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज्यादा पीड़ादायक कुछ नहीं। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारत से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बनते हुए। उनकी एक और कविता है सरहदें। जैसे कफन ढक देता है लाश को, बर्फ बहुत सारी चीजों को ढक देती है। इमारत के कंकाल को, पेड़ों को, कपड़ों को सफेद बना देती है, और सिर्फ बर्फ ही है जो सरहदों को भी सफेद कर सकती है। एक दो कविता में एक इजरायली और एक फिलिस्तीनी कविता आपके में सुना। ये यहूदा एमिखाई की कविता है और प्रयाग जी का अनुवाद है। जब तक हम साथ थे कैंची की तरह थे, आते थे काम एक कैंची की तरह। जब से हुए अलग बन गए फिर से दो धारदार चाकू, धंसे हुए दुनिया की देह में अपनी अपनी जगह। और ये फिलिस्तीनी कवि मोसेब अबू तोहा की कविता है, और गलती से इसका अनुवाद मैंने किया है। हमने इतना बर्दाश्त किया है कि कोई क्या बर्दाश्त करेगा। मैं सोच रहा हूँ बत्ती बुझा दूँ, टीवी बंद कर दूँ, फ़ोन ऑफ कर दूँ, मर जाऊँ, मगर मुझे मेरी माँ के गज़ा में कहीं जिंदा होने की उम्मीद है। वो मेरी पत्नी मेरे बच्चों के इंतज़ार में होगी। वह हमारे जन्मदिन का केक तैयार करेगी। मृत्यु के जीवन का अंत का जश्न हम
संग साथ मनाएंगे। और अंतिम कविता ये सचमुच अंतिम है, ये भी फिलिस्तीनी कवि खालिद जुम्मा की कविता है। ओ गजा के दुष्ट बच्चों, तुम जो मेरी खिड़की के नीचे हल्ला गुल्ला करके मुझे रोज तंग किया करते थे, तुम जो रोज सुबह धमा चौकड़ी मचाया करते थे, तुम जो मेरा फूलदान तोड़ दिया करते थे, तुम जो मेरी बालकनी के अकेले फूल को चुरा ले जाते थे, तुम लौट आओ, जितना चाहो चीखो चिल्लाओ, उधम मचाओ, चाहे मेरे सारे गुलदान तोड़ डालो, सारे फूल चुरा लो, आओ आओ तो आओ। आदेश प्रिय कविताएं पढ़ने का था, श्रेष्ठ कविताएं पढ़ने का नहीं, महत्वपूर्ण कविताएं पढ़ने का था। पिछले दिनों हुआ ये कि मैं अचानक मेरी किताबों की शेल्फ पर एक जगह बनी हुई है, वहाँ मैंने अपना हाथ लगाया और देखा कि विजयदेव नारायण शाही का संग्रह साखी नहीं है। और इससे मुझे जो धक्का लगा मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। फिर मैंने पूरा घर छान मारा और मुझे किताब नहीं मिली। और मैंने फिर योगेश प्रताप शेखर को फ़ोन किया, जिन्होंने नंद किशोर नवल के संग्रह को हाल में ही देखा था। और मैंने कहा कि साथी की एक दूसरी प्रति वहाँ थी, क्योंकि एक प्रति तो उन्होंने मेरे 26वें जन्मदिन पर मुझे भेंट की थी, वह प्रति खो गई। उन्होंने पूरी प्रति स्कैन करके दी, लेकिन मैंने उनसे कहा मुझे वो चाहिए। इत्तेफाक से उनकी मृत्यु के बाद जब हम उनकी किताबें अलग अलग जगह दे रहे थे, तो योगेश ने वह प्रति अपने पास रखी थी, वह उन्होंने मुझे दी। लेकिन अभी फिर जब मैं किताबें छान रहा था तो मुझे वह प्रति मिल गई जो मुझे ने दी। तो कोई प्रिय क्यों है, इसका कारण बताना बहुत कठिन है, और शायद हम प्रिय क्यों है इसका कारण बताना भी नहीं चाहते। विजयदेव नारायण शाही एक ऐसे कवि हैं, पिछले 25 वर्ष या 30 वर्ष में कई बार मैं उनके संग्रह को उलट के देखता रहा, और कई अवसरों पर चंद्रशेखर की हत्या के बाद, 2002 के बाद, 2014 के बाद, फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए बार बार मैं शाही के पास जाता हूँ, और इसकी वजह मुझे पता नहीं। तो मैं कुछ तो शाही की कविताएं सुनाऊंगा जो मेरे प्रिय कवि हैं, और कुछ महमूद दरवेश की, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ और जिनके साथ मैंने कविता पढ़ना कह सकते हैं सीखा है। तो शाही, कुएं में कोई गिर गया है। अजीब बात है, इस पूरे दयार में एक भी गोताखोर नहीं है। धीरे धीरे लोगों ने यह पेशा ही छोड़ दिया। अब लोग या तो समतल पगडंडियों पर चलते हैं, या खबरें पहुंचाते हैं, या मुआयना करते हैं, लेकिन कोई कुएं में उतरने को तैयार नहीं होता। न जाने भीतर क्या मिले। कुएं में कोई गिर गया है, पता नहीं लगता आदमी है या मवेशी है, या कोई बच्चा या कोई औरत। पानी बहुत गहरा है और ऊपर घना पेड़ होने के कारण साफ दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन बहुत गौर से देखने पर डूबी कोई चीज उतराती दिखती है। अजीब बात है, ठीक पता लगाने का कोई जरिया भी नहीं रह गया है। बहुत मजमा यहाँ इकट्ठा हो गया था, लेकिन कौन गिरा एक दूसरे से पूछकर आखिरकार लोग छट गए। रस्सी गिराई गई, नीचे से किसी जिंदा या मुर्दा उंगली ने उसे नहीं पकड़ा। कटिया डाली गई, सड़ती हुई पत्तियों के अलावा कुछ भी ऊपर नहीं आया। यहाँ तक कि कुछ मस्खरों ने कुएं में मुंह झुकाकर आवाज भी दी। इतना ही मालूम हुआ कि कुआं आवाज पाकर जैसा हमेशा गूंजता था, वैसा ही अब भी गूंजता है।
अजीब बात है, आसपास कोई गोताखोर नहीं। सारे सवाल पूछे जा चुके, सारे अनुमान लगाए जा चुके, अब कोई इक्का दुक्का ही यहाँ आता है और झांक कर चला जाता है। घने बरगद पर इस तीसरे पहर न जाने कितनी चिड़ियां बोल रही हैं। आसमान पर सफेद बादल ठहरे हुए हैं। कुएं के चबूतरे पर निवास करने वाला बैरागी लकड़ियां जलाकर हाड़ी चलाने की फिराक में है। चारों ओर शांति विराजमान है, लेकिन अजीब बात है, कुएं में कोई गिर गया है। सच तो यह है कि किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। यहाँ लोगों ने दिल की तसल्ली के लिए मर्दमशुमारी की एक आदत डाली है। हर वारदात के बाद वे अपने समूचे वंश को कहीं एकांत में खड़ा करते हैं और गिन डालते हैं। जब कोई कम नहीं मिलता तो वे जान जाते हैं कि वारदात ने उनके लिए चर्चा का एक और अवसर दिया है, जिस पर वे तब तक अटकलें लगाते रहेंगे जब तक दूसरी वारदात न हो जाए। न जाने कौन कोई एक कुएं में गिर गया है। दूसरी कविता है, कौन पुकारता है। इतनी रात कौन पुकारता है। यह वो वक्त है कि सड़क की सीटियां भी बंद हो गई हैं। पास के दफ्तर का चौकीदार आखिरी बार आवाज देकर कब का चुप हो गया है। कभी कभी किसी संदिग्ध दिशा में ट्रेन के चलने का स्वर भी सुनाई पड़ जाता है। शेष सब सन्नाटा है। न जाने किसके दरवाजे पर बेतहाशा दस्तक पड़ रही है और रह रहकर एक हताश सी पुकार, दरवाजा खोलो। न जाने किसको पुकारा जा रहा है। क्या यह निमंत्रण सबके लिए है कि वे उठें और दरवाजे खोल दें? क्या मेरे लिए भी पुकार हो रही है कि उठूं और दरवाजा खोल दूं? इतनी रात कौन वापस आया है? वापस आया है या शरण खोजता है, या एक नई पहचान की शुरुआत करना चाहता है? कौन पुकारता है? आवाज थोड़ी देर के लिए बंद हो गई और मैं तरह तरह के अनुमान लगाता हूं। शायद कोई चारपाई से उठा होगा, शायद कोई जागकर सोच रहा होगा। वक्त बेवक्त दरवाजा खोलना ठीक नहीं, या शायद किसी ने जैसे तहखाने के भीतर से गूंजता हुआ जवाब दिया होगा, ठहरो हम आते हैं। या शायद पुकारने वाला हताश होकर बाहर गली में टहलने लगा होगा। लेकिन यह सब कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद फिर वही दरवाजे के सांकल का पीटना और कुछ थकी कुछ व्याकुल सी आवाज, दरवाजा खोलो। और मैं पड़ा पड़ा सोचता हूँ, कब से यह प्रथा चली है कि लोग दरवाजे बंद कर लें और जो छूट गए वे दस्तकें देते रहें। मैं इस मोहल्ले के अधिकांश लोगों को जानता हूँ। कौन दुकानें बंद करके लौटता है, कौन हॉली से लड़खड़ाता आता है, कौन अक्सर आधी रात ट्रेन से वापस आता है, कौन तीसरी पाली में काम करता है। लेकिन यह वक्त तो उनमें से किसी का नहीं है। उनमें से जो आने थे आ चुके। इतनी रात गए कौन पुकारता है। और एक कविता है, फानूस और हिरण। साहित्य की जितनी कविताएं मैं पढ़ता हूँ उनमें से ज्यादातर मेरी समझ में नहीं आती और ज्यादातर का मैं अर्थ नहीं बता सकता अगर अध्यापक की तरह कक्षा में उनको पढ़ाने कहा जाए तो, क्योंकि कायदा अर्थ बताने का है। एक दिन मैंने इस बड़े कमरे में लटकते हुए फानूस देखे थे। कमरा सुनसान था और बहुत सजा हुआ। कोने में अधूरा दिखता चौड़ा जीना था। यहाँ खड़े खड़े मुझे लगा था कि अभी इस जीने से एक हिरन उतरता हुआ आएगा और मोड़ पर ठहर कर मेरी ओर चुपचाप देखेगा जैसे मैं रुकावट हूं। यह भी लगा था कि उसके स्थिर ताकने के साथ फानूस और जल तरंग की आवाज निकलेगी और उसमें जलती मोमबत्तियों की लौ बढ़ेगी घटेगी। यह झूठ नहीं है, पुराने कागजों में लिखा मुझे मिला है। देखा था जरूर, आज दिमाग पर बहुत जोर डालने पर महज एक कमरा देख रहा हूँ, खाली। कोई सजावट नहीं, देने का नाम निशान नहीं, हिरन के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या यह वही कमरा है जहाँ मैंने सुनी थी खिड़की के शीशे पर गिरती हुई बूंदों की आवाज, या महसूस किया था मेहराबों के पीछे किसी का होना, या फानूस के बिल्लौर का दिखना, या फानूस का हिरन की गर्दन पर रोशनी फेंकना। इन सब पर सोचते हुए हल्की सी झंझनाहट होती है शरीर में, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं, महज कागज और उस पर लिखी गवाही।
सांप काटे हुए भाई से। मुझे दिख रहा है दिमाग धीरे धीरे पथराता जा रहा है। अब तो नसों की ऐंठन भी महसूस नहीं हो रही है और तुम्हें सिर्फ एक ऐसी मुलायम सहलाने वाली रागनी चाहिए जो तुम्हें इस भारीपन में आराम दे सके और तुम्हें हल्की जहरीली नींद आ जाए। लेकिन मेरे भाई, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुम सो गए तो सांप का यह जहर तुम्हारे सारे शरीर में फैल जाएगा, फिर कुछ लहरें आएंगी और किस्सा खत्म हो जाएगा। सोना मत, हरगिज सोना मत। देखो, जहां तुम्हें सांप ने काट खाया था वहां मैंने नश्तर लगा दिया है। उस जख्म से अभी भी रुक रुक कर धड़क धड़क कर खून बह रहा है। घंटे, घड़ियाल, तुरहियों की कर्कश आवाजों के साथ तुम्हें जगाए रखने के लिए बेहद शोर किया जा रहा है। सारा कबीला चींटियों की कतार की तरह बेचैन होकर इधर उधर दौड़ रहा है। सोना मत ओ मेरे सांप काटे भाई, सोना मत। नशा चढ़ रहा है, गले में सांस की जगह खराश आ रही है, आंखें झपी जा रही हैं, लेकिन जहां जहां मैंने तुम्हारी नसें चीर दी हैं वहां से कितना काला खून उमड़ रहा है। नहीं मेरे भाई, इससे यह साबित नहीं होता कि मैं तुम्हारे खून का प्यासा हूं, बल्कि यही कि तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारे खून की प्यासी है। तमाम जहर के बावजूद तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है, इसलिए मेरे भाई सोना मत, सोना मत। यह जो झूम झूम कर तूंबी बजा रहा है और यह जो मंत्र पढ़कर सिर को झटका देता है, यह जो बार बार लकीर पर लाठी पटक रहा है, यह जो छाती पीट पीट कर रो रहा है, यह जो तुम्हारे पाले हुए सांप ने तुम्ही को काटा इस पर व्यंग्य बोल रहा है, यह जो सारे कबीले को कोस रहा है, ये सब तुम्हें रोकने में असमर्थ है। अगर भरोसा है तो सिर्फ तुम्हारे बहते हुए खून और जागती हुई आंखों का भरोसा है। इस खून को जारी रखने के लिए सोना मत मेरे भाई, ओ मेरे भाई, सोना मत। और यह कविता जिसको हर थोड़े दिन पर मैं पढ़ता हूं। मेरे साथ कौन आता है। मैं फिर उन कांतारों की यात्रा करने जा रहा हूं जहां बरसों में भटक चुका हूं कि वहां मेरे पगचिन्हों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लड़खड़ाते हुए मैंने जिस चट्टान पर हाथ टेका था वहां मेरी जख्मी उंगलियों की छाप अभी भी होगी और वह पगडंडी भी जो कहीं ले नहीं जाती, सिर्फ जिसे हम जानते हैं उससे परिचय थोड़ा और घना कर देता है। मेरे साथ कौन आता है। यह चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनौती की भाषा अब मुझसे बोली नहीं जाती। मैं इतने दिनों तक निस्तब्ध सोचता रहा हूं कि मेरी आवाज भारी हो गई है और मुझसे सिवाय विनय के दूसरी कोई बेपाखंड मुद्रा बाकी नहीं रह गई। इसलिए मैं भरसक साधारण आवाज में पूछता हूं, मेरे साथ कौन आता है। यहां हम फिर उस खुले आकाश का साक्षात्कार करेंगे जो हमें उस सब की याद दिलाएगा जिसे हम भूल चुके हैं, और उस हवा से हमारी भेंट होगी जिसका स्पर्श हताश भटकते पांवों की गति को तीर्थ यात्रा में बदल देता है और जिसकी पारदर्शिता में जख्मी उंगलियों की छाप चट्टानों के माथे पर अभिषेक की तरह चमकती है। मेरे साथ कौन आता है। मैं देख रहा हूं अभी सूरज चमक रहा है, तेज और थकाने वाला, लेकिन तीसरे पहर बादल घिरेंगे, बारिश होगी और ओले गिरेंगे। मैं नहीं जानता कि उस समय मैं हाथों से पकड़कर पैरों को आगे बढ़ाता हुआ रास्ते में हूंगा या उस मंजिल पर जहां पीछे भी छूटा हुआ विघ्न एक सामान्य सी यादगार मालूम होता है। मेरे साथ कौन आता है। वहां चलते वक्त इसका ख्याल करना कि हम कितनी दूर निकल आए संभव नहीं होता। उस वक्त तो सिर्फ रानों और पिंडलियों की ऐंठन ही पहली और आखिरी अनुभूति होती है। रास्ते का ख्याल तो थक कर बैठ जाने पर ही आता है। हो सकता है कि हम पहाड़ की छाया में सो जाएं, पास से एक पतली धारा बह रही हो जिसकी तरी के कारण स्रोत पर जीवित घास और हरी पत्तियां उग आई हों। हो सकता है झाड़ी से निकलकर गेहूं हमारे मस्तिष्क पर छाया करे। मेरे साथ कौन आता है। ऐसा नहीं है कि वहां लोग नहीं होंगे। हमें सोता देखकर वे आएंगे और जागने पर हालचाल पूछेंगे। हम उनसे कहेंगे कि हम भी उनके साथ कांतारों में गुमनाम होने के लिए आए हैं। वे खुद पे हंसेंगे और हमारी इस विचित्र आकांक्षा का मतलब नहीं समझ सकेंगे
क्योंकि उन्होंने अपने देश के बारे में वह सब नहीं सुना है जो हमने सुना है। मेरे साथ कौन आता है? हाँ, मैंने अच्छी तरह तौल लिया है। एक बार तय कर लेने के बाद गुमनाम हो जाना उतना डरावना नहीं लगता जितना हमने समझ रखा है। आखिरकार यह हमेशा संभव है कि हम अब तक के तमाम कोलाहल को एक झटके के साथ त्याग दें और खड़े होकर कहें, हाँ, हमने माना ये एक जिंदगी हमने गलत परिणामों को सिद्ध करने में गुजार दी। अब हमें नई शुरुआत के लिए नए सिरे से गुमनामी चाहिए। भरी सभा में एक ही सवाल है, मेरे साथ कौन आता है? कविताएं और हैं, लेकिन एक कविता मैं और पढ़ूंगा। बहस के बाद असली सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं, असली सवाल है कि ठाकुरों को इस बार कितने टिकट मिले। नहीं, असली सवाल है कि जिले से इस बार कितने मंत्री होंगे। नहीं, असली सवाल है कि गफूर का पत्ता कैसे कटा। नहीं, असली सवाल है कि जीप में पीछे कौन बैठा था। नहीं, असली सवाल है कि तराजू वाला कितना वोट काटेगा। नहीं, असली सवाल है कि मंत्री को राजदूत बनाना अपमान है या नहीं। नहीं, असली सवाल है कि मेरी साइकिल कौन ले गया। नहीं, असली सवाल है कि 65 बुड्ढों को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। नहीं, असली सवाल है कि गैस कब तक मिलेगी। नहीं, असली सवाल है कि अमेरिका की सिट्टी पिट्टी क्यों गुम है। नहीं, असली सवाल है कि मेरी आंखों से दिखाई क्यों नहीं पड़ता। नहीं, असली सवाल है कि मुरलीधर बनता है या सचमुच उसकी ऊपर तक पहुंच है। नहीं, असली सवाल है कि पंडित जी का अब क्या होगा। नहीं, असली सवाल है कि सूखे का क्या हाल है। नहीं, असली सवाल है कि फौज क्या करेगी। नहीं, असली सवाल है कि क्या दाम नीचे आएंगे। नहीं, असली सवाल है कि मैं किसको पुकारूं। नहीं, असली सवाल है कि क्या यादवों में फूट पड़ेगी। नहीं, असली सवाल है कि शहर के 11 अफसर भूमिहार क्यों हो गए। नहीं, असली सवाल है कि बलात्कार के पीछे किसका हाथ था। नहीं, असली सवाल है कि इस बार शराब का ठेका किसे मिलेगा। नहीं, असली सवाल है कि दुश्मन नंबर 1 कौन है। नहीं, असली सवाल है कि भुखमरी हुई या केवल प्रचार है। नहीं, असली सवाल है कि सभा में कितने आदमी थे। नहीं, असली सवाल है कि मेरे बच्चे चुप क्यों हो गए। नहीं, असली सवाल, सुनो भाई साधो, असली सवाल है कि असली सवाल क्या है। और महमूद दरवेश की 2 कविताएं। वह अपने कातिल को आगोश में लेता है, खुदा करे कि वह उसका दिल जीत ले। क्या तुम और खफा हो जाओगे अगर मैं बच गया? भाई, मेरे भाई, मैंने आखिर क्या किया कि तुम मुझे खत्म कर दो? 2 पंछी ऊपर उड़ते हैं, तुम ऊपर की तरफ गोली क्यों नहीं चलाते? क्या कहते हो? तुम मेरे आगोश से और मेरी महक से थक गए। क्या तुम उतना ही नहीं थके हो मेरे भीतर के डर से? फिर अपनी बंदूक फेंक दो नदी में। क्या कहते हो? दुश्मन नदी के किनारे इस आगोश पर मशीन गन तानता है, दुश्मन को मार डालो। इस तरह हम बचते हैं दुश्मन की गोलियों से और पाप में गिरने से। क्या कहते हो? तुम मेरा कत्ल करोगे ताकि दुश्मन घर जा सके, हमारे घर, और फिर जंगल के कानून की खाई में पतित हो। तुमने मेरी माँ की कॉफी के साथ क्या किया? तुम्हारी अपनी माँ की कॉफी के साथ मैंने क्या जुर्म किया कि तुम मुझे खत्म कर दो? मैं तुम्हें आगोश में लेना कभी बंद नहीं करूंगा और मैं तुम्हें कभी रिहा नहीं करूंगा। और ये आखिरी कविता महमूद दरवेश की पहरेदार से, ये लंबी श्रृंखला है, उसकी कुछ कविताएं। एक पहरेदार से। मैं तुम्हें सिखाऊंगा इंतजार करना मेरी स्थगित मौत के दरवाजे पर। धीरज रखो, धीरज रखो। हो सकता है तुम मुझसे थक जाओ और अपनी छाया मुझसे उठा लो और फिर अपनी रात में प्रवेश करो बिना मेरे प्रेत के। एक दूसरे पहरेदार से।
मैं तुम्हें सिखाऊंगा इंतजार करना एक कॉफी घर के प्रवेश द्वार पर, कि तुम सुन सको अपने दिल की धड़कन को धीमा होते तेज होते। तुम शायद जान पाओ सिहरन जैसे कि मैं जानता हूं धीरज को, और तुम शायद गुनगुना सको एक प्रवासी धुन, तकलीफ में अंदलूसियाई और परिक्रमा में फारसी। तब चमेली भी तकलीफ देती है तुम्हें और तुम चले जाते हो एक तीसरे पहरेदार से। मैं तुम्हें इंतजार करना सिखाऊंगा एक पत्थर की बेंच पर। शायद हम बताएंगे एक दूसरे को अपने नाम। तुम शायद देख पाओ एक जरूरी मुस्कुराहट हम दोनों के दरमियान। तुम्हारी एक माँ है और मेरी एक माँ है, और हमारी एक ही बारिश है, और हमारा एक ही चांद है, और एक छोटी सी अनुपस्थिति खाने की मेज से। शुक्रिया। मित्रों, उसके साथ ही दरवेश का संग्रह ये आप कहाँ से कहाँ पिछले लगभग 1.5 घंटे में गए। बीजू से आपकी संवेदना का भूगोल कहाँ कहाँ फैल गया। आपके अनुभव की दुनिया कितनी चौड़ी हो गई, कितनी अंतर्ध्वनियां आपने सुनी, खुद अपनी और दुनिया की। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कवि मित्रों का, जिन्होंने काव्य पाठ किया। अब आप जा सकते हैं। जाते हुए अब कराइए, जो भी करना हो, जो चिंताएं हैं, इन कविताओं के बारे में भी कुछ सोचिएगा। धन्यवाद।